आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इंडिया गेट के बाहर जय हिंद कॉन्क्लेव, ताकि कभी इस देश में कोई शहीद गुमनाम ना हो, ताकि कभी शहीद का कोई परिवार वाला, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता ये ना सोचें कि वो अकेले हैं। इसीलिए हर दिया शहीद के नाम। और आज इन दियों के साथ न सिर्फ उस सोच को हम जिंदा रखना चाहते हैं जिसके साथ शहीद आगे बढ़े, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर, और वो ये कि फ्रांस मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में हिंदुस्तान की तरफ से प्रस्ताव लाएगा। मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंक के आका, जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान ने ऐसी कोशिश की, चीन ने बाधा डाला, चीन ने ये होने नहीं दिया। और इसी वजह से आज मौलाना मसूद अजहर या तो बहावलपुर में या फिर रावलपिंडी में, बताया जा रहा है आर्मी ने बेस हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया है उसे बचाने के लिए। ऐसी जगहों से आतंक की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है। लेकिन अगर फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण यूरोपीय देश हिंदुस्तान का साथ देते हैं यूएन में, और हम ग्लोबल टेररिस्ट दुनिया में, एक दुनिया भर में महत्वपूर्ण आतंकी के तौर पर उसे घोषित कर पाते हैं, तो एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिलती हुई दिखाई जा रही है। आइए आपको जरा सुना देते हैं, रविशंकर प्रसाद भारत सरकार की तरफ से ब्रीफिंग कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, सुनिए। आएंगे आपको वो सभी आइटम्स के बारे में डिटेल जानकारी स्पेसिफिक मिल जाएगी। जो प्रमुख हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जो आपके लिए इमीडिएट इंटरेस्ट के विषय होंगे। राघवन, कम है। कम है। 4 ऐसे कानून थे जो 3 ऑर्डिनेंस के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। ये सब लोकसभा में पारित हो गए थे। कुछ इसमें ऐसे थे जो विपक्ष से जब बात होती थी कि कुछ उसमें अग्रीड आइटम्स भी थे, लेकिन राज्यसभा की डिस्टर्बेंस की वजह से वो पारित नहीं हो पाए। और इसलिए वो चारों के संबंध में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने का निर्णय किया कि इसके संबंध में अध्यादेश तुरंत जारी किया जाए। ये है तमाम कानून पर, अन्य चीजों पर वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन लगता है बुलेटिन के इस हिस्से में हमें आपको सुनाना चाहिए इमरान खान ने क्या कहा है, और साथ ही भारतीय सेना की तरफ से क्या कहा गया है। साफ साफ कि जैश पाकिस्तान का बच्चा है, लेकिन बड़ी कामयाबी होगी अगर फ्रांस जैसा देश यूएन में मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाता है, क्योंकि बार बार मैं आपको कह रही हूं, चीन जैसे मुल्क पीछे से सहायता करते हैं पाकिस्तान का और बाधा बनते हैं मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को आतंकी बनाने में। हम आपको सुनाएंगे क्या कहा इमरान खान ने, हम आपको यह भी सुनाएंगे भारतीय सेना ने क्या जवाब दिया है, प्रधानमंत्री लगातार क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव में, आज तक के इस कॉन्क्लेव में इंडिया गेट के सामने हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट अशोक सज्जनहार साहब, राजीव डोगरा जी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। इमरान खान ने क्या कहा है, पहले अपने दर्शकों को जरा मैं सुना देती हूं संबित जी, फिर उस पर प्रतिक्रिया आपसे लूंगी, क्योंकि वाकई एक बड़ी कामयाबी होगी अगर इमरान खान जो ये कोशिश करते हैं कि एक वीडियो 6 मिनट का सामने रख के वो अपने आप को मासूम घोषित कर दें, तो ये उन्हें जानना चाहिए कि पूरा विश्व समझ रहा है कि उनकी सच्चाई क्या है। पोल खुल रही है साहब आपकी। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो
कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा? 22 कट वाला 6 मिनट का वीडियो इमरान खान का, और खबर यही आई कि शायद स्क्रिप्ट आर्मी ने भेजी थी, लेकिन एक सेना इधर भी है और उस सेना ने आज बता दिया है कि पाकिस्तान में बच्चा वहां की आर्मी का है, जैशे मोहम्मद, आतंक का आका मौलाना मसूद अजहर। एक बार सुना देते हैं आपको सेना की तरफ से आज क्या कहा गया। Now coming down to the operation yesterday. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. The local commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating, fabricating and execution of this operation, were the main people of the JEM top leadership in the valley. Since this leadership of the JEM was on a track ever since this incident happened, and day before night at midnight, on specific information, we hit this module. And I'm happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley, which was being handled by JEM from Pakistan. General Kamran was Chief Operations Commander of Jaish-e-Mohammed in Kashmir. He was a Pakistani,
and he was being handled by the Jaish-e-Mohammed of Pakistan in conjunction with ISI and Pakistan Army from across the border. So he was the top commander of the Jaish-e-Mohammed, which carried out the 14th February convoy attack. So we have eliminated the top commander of the Jaish-e-Mohammed, which carried out the attack. Now whether who was involved, what was the role of each and every other player in that attack on the convoy, as I told earlier, is a matter of investigation. I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. तो सेना की तरफ से आज ये जवाब दिया गया, एक तो पाकिस्तान की पोल खोली गई, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को वो जो पालते हैं, कामरान जैसे कमांडर जिन्हें भेजा गया था, जिन्हें मुठभेड़ में अब मार गिराया गया है, और तीसरी तरफ कश्मीर में कहा जाता है कि माताओं को बड़ा स्थान दिया जाता है। तो माताएं अपने बच्चों को कह दें कि अगर वो हथियार उठा रहे हैं तो उनका अंत होगा, नहीं तो वो सरेंडर करें। तो दोनों ही विकल्प समझा दिए गए हैं। इससे मुझे लगता है साफ और सुथरी भाषा में किसी को समझाया नहीं जा सकता है। समझना होगा उनको जो आतंक का रास्ता खोजते हैं, आतंक का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि इस देश को अब उसके सब्र का बांध टूट रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई लोगों के यहां पर भी भावनाएं सामने आ रही हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, सबका नजर सबकी आप ही पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी कदम जो आप उठाएंगे वो देश हित में ऐसा हो कि ऐसी घटनाएं रुके किसी तरह से। अंजना जी, पहले मैं भी, आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, मैं भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, और उस श्रद्धांजलि में इमरान खान ने आज जो ये नाटक किया है उसका जवाब भी देना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, मगर आज तक ने थोड़ी देर पहले उनकी एक कविता ट्वीट किया है। मैं उस कविता को आज तक के ही वेबसाइट से पढ़ रहा हूं। शीर्षक है शीश नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपने कब्र न खोदो। ये इमरान खान के लिए है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश कभी झुका दोगे ये मत समझो। और आज अंजना जी, मैं इमरान खान से सबूत मांगता हूं। वो सबूत दे कि इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। मैं नहीं मांगता, मैं उन्हें पपेट मानता हूं। वो सबूत दे
वो सबूत दे कि वो आईएसआई का कठपुतली नहीं है। इमरान खान सबूत दे कि वो पाकिस्तान के आर्मी का कठपुतली नहीं है। इमरान खान सबूत दे कि वो आतंकियों का कठपुतली नहीं है। जिस स्क्रिप्ट से इमरान खान ने 6 मिनट में 22 कट के साथ ये भाषण पढ़ा है, मैं कहता हूं ये मसूद अजहर नहीं लिखा होगा, मसूद अजहर नहीं लिखा होगा। पहले सबूत इमरान खान दे, बाद में सबूत मांगेगा। और अंत में कहूंगा, यह बहुत संवेदनशील देश है। सबूत मांगना है ना, इमरान खान सबूत अपने देश की पेशावर की माओं से मांगो। तुम्हारी देश की पेशावर में माएं अपने बच्चों के लाश को उठाकर अपने गोद में रख के रो रही थी कि पाकिस्तान के नापाक हरकतों ने हमारी गोद उजाड़ी है। इमरान खान, आज रात को फोन करके उन माओं से सबूत मांगना जिन माओं की बद्दुआएं तुम्हें लगेगी। मेरा सवाल संबित जी से है कि ये जो धारा 370 है, इसे कब हटाया जाएगा? वाजिब प्रश्न है। जहां तक 370 का सवाल है, हमने देखा था किस प्रकार बैकडोर एंट्री के साथ 1950 के दशक से ये चला आ रहा है, 1948 टू बी प्रिसाइज, ये चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति कमिटेड रही है और जब क्योंकि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात 2/3 से अधिक मत अगर आपका होता है, तभी जाके आप संसद के अंदर ये अमेंडमेंट ला सकते हैं। हमारे पास आज 2/3 की संख्या राज्यसभा में नहीं है। जिस दिन ये संख्या होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आर्टिकल 370 नहीं रहेगा। घनश्याम जी, देखिए, जैसा मैंने कहा है कि वक्त सरकार को जवाब देने का है। पाकिस्तान ने न 1948 में अपनी भूमिका को ईमानदारी से बताया था, न कारगिल में अपनी भूमिका को ईमानदारी से बताया था, न मुंबई अटैक्स में अपनी भूमिका को ईमानदारी से बताया था। जो देश झूठ को अपने राष्ट्र की नीति बना ले, इसका मतलब कि वाकई जैसा संबित जी ने कहा कि इमरान खान सेना के हाथ में और आईएसआई के हाथ में कठपुतली है। और ये जो आतंकवादी हमारे देश पर हमला कर रहे हैं, ये भी उसी आईएसआई और सेना के हाथ में कठपुतली हैं। तो इसका जवाब पूरे देश को एकजुट होकर के देना पड़ेगा और उस जवाब में इस भारत मां का हर सपूत भारत की सरकार के साथ रहेगा। मैं हम 3 चीज़ें कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि एक तो 370 हटाना चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, और एक ऑफेंसिव डिफेंस पाकिस्तान की ओर, गिलगिट बल्तिस्तान की ओर करते हुए एक बफर जोन बनाना चाहिए कि आगे से जो टेरर फंडिंग आ रही है या फिर जो भी उनकी वो रुक जाए। और मैं संबित पात्रा जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि कब तक हमारे सशक्त नमन करना चाहता हूं अपने वीर जवानों को, और ये कब तक हम पीछे से वार करते रहेंगे पाकिस्तान के लोग, और हम कब तक आगे से सीने खाली सबूत देते रहेंगे? कब तक? संबित पात्रा जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहते, कब तक हम सबूत? आप लोग अपना मोबाइल नीचे रख लीजिए। बताइए, इतने संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं, इस देश को सेल्फी से फुर्सत कब मिलेगी? मुझे लगता है सर, मैं आपसे जनरल साहब बात करना चाहती हूँ। देखिए साथियों, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि देश के 40 जवान शहीद हुए हैं। हम सब यहाँ खड़े हैं, तिरंगा लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सेल्फी और मोबाइल लेकर ही उसी में उलझे रहते हैं। किसी को सामने की तस्वीर दिखती ही नहीं है। जनरल प्रसाद, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस बार आपको कुछ फर्क लगा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में कम से कम एक रिस्ट्रेन हम देख रहे हैं? जैसे हम इससे पहले तूतू मैं अगले दिन क्या बॉडीज पहुंच रही होती थी जवानों की और हम देखते थे तूतू मैं कर रहे हैं। सबने साथ दिया। मैं घनश्याम तिवारी जी को भी इसके लिए अपलॉड करती हूं कि 6 बजे के शो में भी जब कुछ लोग इधर उधर की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, देश बड़ा है, ये देश रहेगा तब हम सब रहेंगे, पॉलिटिक्स नीचे रहनी चाहिए। ये फर्क है इस बार? जी बिल्कुल ठीक से कहा आपने। इस समय ये नजर आ रहा है, कभी कभी छोटी मोटी छूट हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि सारी पॉलिटिकल क्लास एक देश के साथ जुट खड़ी है पाकिस्तान के बरखिलाफ। संबित पात्रा जी ने सब बात सही कही और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अब 2-3 दिन का साथ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को लंबा साथ देना पड़ेगा देश के लिए, अगर देश को पाकिस्तान को लेसन सिखाना है। बाकी हर मुद्दे पर कीजिए पॉलिटिक्स, जितनी राजनीति करनी है मैं तो यही कहता हूं बस कि ये मुद्दा छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, बाकी आप जिस विषय पर बात करना चाहें करिए, फार्मर लोन पे करिए, किसी और बात पे करिए, इकोनॉमी की बात पे करिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बातचीत, कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर किसी
देश की इच्छा शक्ति को जानना है तो वहां के युवाओं का जोश देखिए। अगर किसी देश की इच्छा शक्ति को जानना तो वहां के युवाओं का जोश देखिए और उसकी दिशा और दशा निर्धारित करने का काम वहां के सेनापति का होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने संकेत तो जमीनी स्तर पे दे ही दिए हैं डिप्लोमेटिक एक्शन लेने के बाद। परंतु यहां पे मेरी एक बहन बैठी है, मुझे लगता है अपने जो अधिकारी हैं सेना से, उनके जवाब से वो संतुष्ट नहीं हो पाई थी। शायद मानसिक या फिर किसी त्रुटि के कारण वो सेना में नहीं आ पाई, पर उनके जज्बात भली भांति समझा। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं उनकी बात का कि ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, आप किसी कारण उस रूप में देश की सेवा नहीं कर पाई, पर आपने अपनी कोख से हमें जन्म दे दिया। हम करेंगे इस देश की सेवा अपनी आखिरी सांस तक। और मैं जो स्टेज पे पांचों विद्वान हैं उनको नमस्कार करता हूं, पर मैं स्पेशली जवाब जो चाहता हूं वो राजनयिक और बीच में सेनाध्यक्ष उनसे चाहता हूं, क्योंकि उनसे आकांक्षा हमारी कि लहू उबल रहा है साहब, इसे कहीं तो जमीन चाहिए। लहू उबल रहा है साहब, इसे कहीं तो जमीन चाहिए। एक सेकंड में। और एक मैं वहां के पत्थरबाजों को बोलना चाहता हूं जो कुरान की पर्सनल इंटरप्रिटेशन करते हैं और वहां का युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। आप अगर भारत का आईना देखना तो यहां पे देखिए, टोपी पहने सबसे बड़ा झंडा लेके बैठे हैं। और एक नारा आप सब युवाओं को ठीक करने की जरूरत है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसका अगला सुनो, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं। दबाव दूसरे तरीके से बनाने। एक और लड़ाई चल रही है 2004 से यूएन में, जो हमारे खुद के भाई हैं बलूचिस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। और इसमें जो हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान की सीमा से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशोक जी, देखिए अंजना जी, जो हमारे ये युवा मित्र ने कहा है और जो पहले भी कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए देश का जो भविष्य है वो उसके युवा पर निर्भर करता है, और यहाँ पर युवाओं में जो हम इतना जोश देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो पिछले 30 साल से नहीं, पिछले 70 साल से भारत के विरुद्ध वो काम करता है, उसका कैसे जवाब दे। देखिए एक तो आपने बताया जो फ्रांस अब जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर के विरुद्ध प्रपोजल लेकर जो उसको एक आतंकवादी घोषित करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। परंतु देखिए मैं आपको याद दिलाऊंगा, अपने सभी मित्रों को यहां पर याद दिलाऊंगा, जो इससे पहले भी 3 बड़े देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, सदस्य हैं। वो तीनों ये प्रपोजल लेकर गए थे, परंतु चीन ने इसके रास्ते में अड़ंगा डाल दिया, इसके रास्ते में रोड़ा अटका दिया। अब मेरे विचार से जैसे बात यहां पर हो रही है, अभी का जो हादसा हुआ है वो उरी से कहीं आगे का है, तो मेरे विचार से जो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव हुआ है वो चीन पर भी ये संदेश जरूर जाएगा। और मेरे विचार से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जिससे कि चीन अपना रुख बदले। एक और मैं एक और जवाब देना चाहूंगा, जो यहां पर एक हमारे किसी मित्र ने कहा था, देखिए या केवल डिप्लोमेटिक या पानी या मोस्ट फेवर्ड नेशन या इस प्रकार के अलग अलग काम से नहीं होगा, हमें चारों तरफ से मिलकर पाकिस्तान की घेराबंदी करनी पड़ेगी। उसमें इंटरनेशनल सपोर्ट की हमें जरूरत है, जो हमको मिल रहा है, बड़ी अच्छी तरह मिल रहा है। और मैं ये बधाई दूंगा संबित पात्रा जी को और सरकार को, जो वो इतनी अच्छे तरीके से ये सभी पहलुओं पर जोर दे रही हैं और पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। मेरे विचार से बहुत जल्दी इसका हमें असर दिखाई देगा। आपकी बात, क्योंकि हर शहीद हमेशा जिंदा रहेगा हर देशवासी के दिल में, और इसी जज्बे को लिए ये देश ये भी तय कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान को एक तरफ जवाब दे तो कैसे अगले कदम की तरफ कश्मीर में हिंदुस्तान सोच के साथ आगे बढ़े। जी हाँ, इसी पर हम कर रहे हैं लगातार चर्चा। जय हिंद कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि फ्रांस के साथ साथ खबर आ रही है कि अन्य कुछ देश भी हिंदुस्तान का साथ दे सकते हैं मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में। अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, सुनिए। The evidence is in your own home. And in the past, when in relation to 26/11, both evidence and intelligence have been given, we know the fate. It's a diversionary statement. चौदह तारीख की पुलवामा की घटना के बाद
हमारे जितने भी सैनिक और सुरक्षा दल हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। वो 24 घंटे स्थिति पे निगरानी रखे हैं देश की सुरक्षा के लिए, और 4 दिन के भीतर जिन 3 लोगों को कल उन्होंने लिक्विडेट किया उसमें 2 ऐसे थे जो प्रमुख मास्टरमाइंड थे। जहां तक पाकिस्तान के वजीर आजम के बयान का ताल्लुक है, जब पूरा विश्व इस घटना की भर्त्सना और निंदा कर रहा है तो यह अपेक्षा थी कि कम से कम इसकी निंदा वो दिल से करते, लेकिन उन्होंने तो ये औपचारिकता भी नहीं निभाई। जिन परिवारों ने अपने प्रिय नौजवानों को खोया उनके प्रति सहानुभूति तक नहीं, और यह कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए, इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है? जो हैंडलर्स थे जिन्होंने यह अपराध करवाया, जैशे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। वो पाकिस्तान में है, भावलपुर में है, और जब अपराध करवाने वाला, आतंक का अपराध करवाने वाला ये स्वीकार कर रहा है तो फिर अप्रत्यक्ष इंटेलिजेंस देने की क्या जरूरत है? और ये तो सार्वजनिक है कि जो 3 लोग कल लिक्विडेट हुए उसमें से 2 पाकिस्तानी थे जो इस अपराध में जुड़े हुए थे। तो पाकिस्तान की धरती का प्रयोग इस आतंक के लिए किया गया जो पहले भी किया जाता रहा है, और यही कारण है कि उसके जो पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी पूरी विश्व समुदाय में स्वीकृति नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। थैंक यू। Thank you very much, ladies and gentlemen. विश्वसनीयता नहीं। थैंक यू। Thank you very much, ladies and gentlemen. तो ये आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बयान देते हुए सुना। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में तो हर मुल्क पूरे विश्व का कह रहा है कि वो आतंक को बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद खुद जिम्मेदारी लेता है, उस पर तो यकीन कर लें इमरान खान। बहरहाल अब आइए आपको बता देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है, और अब हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका सिंह साहब हमारे साथ यहाँ पर इंडिया गेट पर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बात शहीदों की हो रही है, हर दिया शहीद के नाम। तो आइए आपको दिखाते हैं, जब आज मेजर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा तो पूरे शहर के लोग सड़कों पर उमड़े हुए थे। शहर भर के लोग बस एक ही नारा लगा रहे थे कि शहीद ढोंडियाल अमर रहे, अमर ही रहते हैं शहीद। दिल में दर्द का समंदर उमड़ा और इन आंखों के साहिल पर आकर ठहर गया, लेकिन आसमान में शायद बर्दाश्त की इतनी ताकत नहीं थी। आसमान का कलेजा जैसे फट पड़ा, दर्द बारिश की बूंदों की शक्ल में जैसे टपकने लगा। उस वक्त पहाड़ का कलेजा भी शायद दरक गया होगा जब शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी निकिता पहुंची थी, जिसके साथ सतरंगी जिंदगी के सपने सजाए थे, जिसे हंसते खेलते घर से विदा किया था। वो ताबूत में लौटा था, बाहर मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी थी। निकिता एकटक उस चेहरे को निहारे जा रही थी। आंसू आंखों में उमड़ आ रहे थे, लेकिन आंखों को बरसने से बरबस रोक रखा था। निकिता शहीद मेजर विभूति के चेहरे को छूकर अपने हाथों को होठों से चूम रही।
इस प्यार, इस जज्बात के आगे शब्द हार रहे हैं। सच्चाई को शायद दिल मान नहीं रहा, बार बार ताबूत को चूम रही है। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, क्या पता ये बेरहम सच्चाई बदल जाए। किसे संभाले निकिता, खुद को या उस परिवार को, उस माँ को जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। एक हाथ पति की माँ के कंधे पर और दूसरे हाथ से बार बार पति को चूमे जा रही है। इस बीच किसी ने ताबूत के अंदर मेजर का चेहरा छूने की कोशिश की। निकिता ने फौरन उनका हाथ हटा दिया। निकिता कभी अपने हाथों को चूम कर अपने जाबाज पति को आखिरी विदाई दे रही है, तो कभी ताबूत को ही चूमने लगती है। आंसुओं की बाढ़ रोकना शायद अब निकिता के बस में नहीं रहा, लिहाजा आंखों को छलकने से रोक नहीं पाई। दर्द की गठरी खुल गई है, अपने पति की जाबाजी को याद कर रही है। आंसुओं के साथ मोहब्बत की धारा भी बह रही है। We all love you and I know that the way you love everyone is entirely different because you love, you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to live your life for them. You're such a brave man and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Vivu. Let's salute this man. यह मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। इस मोहब्बत ने तो निकिता का बहुत कड़ा इम्तिहान ले डाला। अभी 10 महीने पहले, पिछले 19 अप्रैल को ही तो निकिता की मेजर विभूति ढोंडियाल से शादी हुई थी। अभी तो दोनों ने जिंदगी के हसीन सपने देखने शुरू ही किए थे। अभी तो जिंदगी में खुशियों के रंग भरने बाकी ही थे कि काल के क्रूर हाथों ने निकिता की जिंदगी में अंगारे भर दिए। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देहरादून के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए। 32 साल के मेजर विभूति कुमार ढोंडियाल सेना के 55 RR में तैनात थे। मेजर विभूति की शहादत ने देहरादून की खुशनुमा धड़कनों में गम, गुस्से और मातम का रंग घोल दिया। फिजाओं में मेजर विभूति अमर रहे के नारे गूंज उठे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत उत्तराखंड का हर खास आम इस अमर बलिदानी को आखिरी विदाई देने उनके घर पहुंचा था। जब शहीद मेजर विभूति के ताबूत के पास उनकी पत्नी निकिता को लाया गया तो जैसे दर्द का समंदर उफान मारने लगा। मेजर विभूति तो अपने शौर्य की दास्तान लिखकर अमर हो गए, लेकिन उनकी पत्नी निकिता ने अपने वीर पति की आखिरी विदाई में जो जज्बा दिखाया, जो साहस दिखाया, उसे पूरे देश ने झुककर सलाम किया। आशुतोष मिश्रा, देहरादून, आज तक। एक पत्नी ने जिस अंदाज में अपने पति को विदाई दी है, हम और आप सिर्फ उस पर शायद बोलने की कोशिश कर सकते हैं, शब्द साथ छोड़ते हैं, लेकिन एक देश के रूप में जब हम सोचते हैं तो हमें आगे की राह तय करनी और सोचनी पड़ती है। डॉक्टर पात्रा, आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, एक एक शहादत ने जैसे देश को हिला दिया है और सबकी नजर आप पर है। इमरान खान वहां से मुंह दिखा रहा है, भारतीय सेना कह रही है हम कश्मीर में पूरा अपना ऑपरेशंस को आगे ले जाएंगे। इस वक्त अगर जवाब देना हो देश को तो आप क्या बताइएगा? देखिए, अभी मैं निकिता जी को देख रहा था, सुन रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी अंतिम विदाई अपने पति को दी है वो अपने आप में दिल दहलाने वाला था।
अंजना जी, ऐसा वक्त किसी भी राष्ट्र के इतिहास में बहुत कम आता है कि 45, एक या दो नहीं 45 अर्थी निकलते हैं और पूरा देश गमगीन होता है, आंसुओं से सबकी छाती रुधी हुई होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो गम आपके दिल में है वो गम मेरे दिल में है और ये बदला लिया जाएगा। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। ये भारी गलती पाकिस्तान और आतंकवादियों ने किया है और मुझे लगता है वो अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। वो जो गुस्सा दिख गया है, आप देखिएगा, ये कहर बन के पाकिस्तान के ऊपर गिरने वाला है। किस प्रकार का बदला होगा मैं यहां नहीं बता सकता, मगर वो बदला पाकिस्तान के लिए दिल दहलाने वाला होगा। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि इमरान खान ने भी भांप लिया है क्या होने वाला है पाकिस्तान का हर्ष, और इसीलिए 22 कट के इस एडिटेड वीडियो को उन्होंने रिलीज किया है ताकि वो बता सके कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डर है वो दुनिया को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज एक वीडियो जारी किया। सीधे सीधे हिंदुस्तान को कहा कि आपके पास सबूत है ही नहीं, आप क्यों लगा रहे हैं हम पर आरोप। देखिए और क्या क्या कहा है। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।